बुलाओ। हाँ यस यस बी सीटेड। अच्छा अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? सर पटना सिटी से। पटना सिटी से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर 2011 में। 11 में किया है। क्या था सब्जेक्ट आपका? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था। तो इतना अच्छा फील्ड आपका रहा है। आपको तो इंजीनियरिंग वाले फील्ड में प्रयास करना चाहिए था, वहाँ बेहतर होता आपका। सर अभी जॉब में है सर, अभी कर रहे हैं। क्या जॉब कर रहे हैं? सर BSNL है। अच्छा तो वहाँ से असंतुष्ट हैं आप? नहीं सर, कोई पुश फैक्टर नहीं है सर, BSNL का एक पुल फैक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ भी किस पोस्ट पर है, क्या कर रहे हैं आप? सर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। अच्छा जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर क्या करना रहता है आपका? सर मेरी पोस्टिंग अभी ट्रांसमिशन यूनिट है सर, जो तो ट्रांसमिशन मीडिया है, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसका मेंटेनेंस करना होता है, और नए नए लीज सर्किट होता है, उसका प्रोविजन करना होता है। ये फाइबर ऑप्टिक्स के आ जाने से क्या क्या परिवर्तन हुआ है? सर फाइबर ऑप्टिक्स आने के बाद सर बहुत परिवर्तन हुआ है सर। ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसका बैंडविड्थ इन्फिनाइट होता है सर, इसलिए बैंडविड्थ का जो पहले समस्या था वो बिल्कुल कम हो गया है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर होता है जो सर इकोनॉमिकली वही पड़ता है। पहले कॉपर पेड़ आता था, वो काफ़ी इकोनॉमिकली महंगा होता था और उसका चोरी भी होता था सर। ऑप्टिकल फाइबर सस्ता भी होता है और इसका बैंडविड्थ बहुत अच्छा होता है, इसी कारण अभी हम लोग 5G के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा तो बैंडविड्थ का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या फ़ायदा उससे होता है? सर डाटा जो रेट कितना जा रहा है सब बैंडविड्थ पे ही डिपेंड करता है। अच्छा आपने प्रथम वरीयता किस सेवा को दिया है? सर बिहार पुलिस सर्विस। बिहार पुलिस सर्विस को दिया है। अच्छा अच्छा। तो आप इंजीनियरिंग किए हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन में जाते तो इसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल आप कर पाते हैं। पुलिस में जब जाएंगे तो फिर आपका इसी का क्या इस्तेमाल होगा? पुलिस का जो मॉडर्न पुलिसिंग है सर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है सर। अभी देख रहे हैं वर्तमान में सर साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए अलग से टीम बनाई जा रही है। जो STF होती है सर वो मॉनिटरिंग कर उसका काम होता है कि कहाँ पर क्राइम हो रहा है। उसके अलावा सर अगर ट्रैफिक में हम लोग देखते हैं तो जैसे कार लोग चलाते हैं तो सीट बेल्ट पसंद नहीं करते हैं, उनको बता सकते हैं कि इसमें न्यूटन लॉ काम करता है, जिस कारण एक्सीडेंट होने पर आपको ज़्यादा डेंजर नहीं हो सकता है। अच्छा बिहार पुलिस सर्विस में अगर आपका सिलेक्शन होता है, कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होता है जो काफ़ी रिमोट एरिया में है ना, तो वहाँ आने जाने के साधन कम है। हालांकि अब तो बहुत जगह रोड वगैरह बन रहा है, फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दिक्कत है, तो वहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उसका समाधान आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ सर, जो साइट होता है वहाँ जाने के लिए दिक्कत हो सकती है सर। तो उसके लिए सर जो लोकल मतलब जो भी वहाँ पे प्रोविजनिंग होगा, जैसे बाइक से जा सकते हैं या सपोज कि नदी का रास्ता हो तो बोट के द्वारा भी जाया जा सकता है। और क्या क्या किया जा सकता है? उसके अलावा सर अगर चाहें हम लोग तो किसी एरिया को हम लोग ड्रोन के द्वारा भी मॉनिटर किया जा सकता है कि वहाँ से उसमें कैमरा लगा के उस एरिया पर हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं रिमोटली। अच्छा मान लीजिए कि आपके एरिया में किसी थाना में जो थाना अध्यक्ष है वो काफ़ी करप्ट है, भ्रष्ट है, जैसे कि आपने देखा है कि कभी कभी वीडियो में आता है कि बहुत से पुलिस ऑफिसर चंदा उगाही कर रहे हैं, रोड पर वसूली कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो अगर आपके संज्ञान में ये आता है, ऐसी घटनाएं आती हैं, तो आप क्या एक्शन लेंगे? सर इसके लिए तो सर जो भी करप्ट कर रहे हैं सर उसके लिए आर्थिक अपराध यूनिट बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है सर। जो अपराध कर रहे हैं इस तरह के वो प्रतिदिन पेपर में देखने को आता है कि रंगे हाथ पकड़े गए हैं सर। तो एक तो आर्थिक अपराध विजिलेंस है जो अपना काम कर रही है सर। उसके अलावा अगर मेरे लेवल पर किया जाए तो उनको हम समझा सकते हैं कि इस तरह से नहीं कीजिए, नहीं तो आपका नौकरी जा सकता है। और क्या कर सकते हैं? उसके अलावा सर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, लोगों को एक ऑनलाइन FIR दर्ज करवाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अच्छा फिजिक्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, तो
फिजिक्स का कौन सा पार्ट आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है? फिजिक्स जो भी सिलेबस था सभी का सर क्वेरी पढ़े। अच्छा अच्छा। जब पास्कल्स लॉ क्या है? सर पास्कल्स लॉ है कि सर किसी फ्लूइड में अगर किसी ऑब्जेक्ट डालते हैं सर तो एक अपवर्ड थ्रस्ट लिक्विड एग्जर्ट करता है, उसको बायंसी फोर्स करते हैं। अच्छा, वो पास्कल का है या कि आर्किमिडीज का है? और पास्कल्स लॉ इसके बारे में बताता है कि जो प्रेशर होता है ना सर किसी में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्लूइड में। ये सपोज कि एक हॉरिजेंटल मतलब फ्लूइड है तो अगर ए डिस्टेंस पर इधर भी हॉरिजेंटली सेम डिस्टेंस पर बी है तो दोनों जगह सेम प्रेशर रहेगा, एक पास्कल लॉ होता है। अच्छा अच्छा। और जैसे थर्मल एक्सपेंशन भी आपने पढ़ा होगा, तो किसी भी मैटर में एक्सपेंशन कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 तरह के होते हैं। बताइए। अभी याद नहीं। लीनियर एक्सपेंशन होता है, सरफेस एक्सपेंशन होता अल्फा है, बीटा गामा होता है। हाँ हाँ। नोटेशन याद है। अच्छा अच्छा। एक हम लोग भी पढ़े थे बहुत पहले, किरचॉफ्स लॉ था पढ़ने में, याद है क्या है वो किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स लॉ एक तो हीट में है सर और एक करंट में है सर। हीट में है सर किरचॉफ्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग जैसे कोई हॉट बॉडी है तो अगर सराउंडिंग में आता है तो रेडिएट करता है टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर रेडिएट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस बॉडी के टेम्परेचर और इन्वायरमेंट के उसके सराउंडिंग जो टेम्परेचर उसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के θ1 माइनस θ0 जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ये होता है। और करंट में है 2 लॉ है सर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, एक किरचॉफ करंट लॉ है सर। वोल्टेज लॉ पर एनर्जी कंजर्वेशन पे है, जबकि किरचॉफ करंट लॉ है जो चार्ज कंजर्वेशन पर है। बहुत अच्छा। अच्छा, अपने कुछ कमियों के बारे में बता सकते हैं कि जिसके कारण आपको कभी कभी बाधाएं आती है, काम करने में समस्याएं आती हैं? सर थोड़ा खाना थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो विद्यार्थी का तो ये लक्षण नहीं है, अल्पाहारी होना चाहिए। यस सर, लेकिन उसमें प्रयास कर रहे हैं सर, बहुत सुधार होगा। और बिहार पुलिस सर्विस में आप जाएंगे तो आपको तो कैसे काम करेगा, हैवी जब रहेगा बॉडी तो दिक्कत होगी। सर फिट रहने के लिए सर एक्सरसाइज भी करते हैं सर। क्या खाना पसंद करते हैं आप ज़्यादा? सर खाना अगर ऑन एवरेज सर जो घर का सिंपल खाना आता है वही पसंद होता है सर। सप्ताह में 1-3 कुछ जैसे कुछ नॉनवेज टाइप का खाना होता है वो पसंद है। अच्छा अच्छा। आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? अभी क्रिकेट का कौन सा गेम ज़्यादा लोकप्रिय, कौन सा वर्जन जो है बहुत लोकप्रिय है पूरे वर्ल्ड में? 2020। क्यों, ऐसा क्या कारण है? सर सबसे बड़ा काम है कि जो अदर कोई भी गेम होता है सर उसका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। और इसमें सर ड्यूरेशन कम होता है, एक तो सबसे बड़ा कारण ये होता है। उसके अलावा सर थोड़ा इंटरटेनिंग ज़्यादा होता है सर, इसमें बाउंड्री ज़्यादा लगता है क्योंकि ये 20 ओवर का गेम होता है तो इसमें लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रन बनाएं और अपोजिशन को टारगेट दें, तो इससे थोड़ा इंटरटेनिंग ज़्यादा होता है। अच्छा, यही चीज़ तो 50 ओवर के मैच में भी हो सकता है। यस सर, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है सर, उसमें लगभग 6 घंटे लग जाते हैं, इसमें 3 घंटे में हो जाता है। अच्छा अच्छा। आप जो क्रिकेट क्या आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है या कॉलेज लेवल पे खेला है, किस लेवल पे खेला है? नहीं सर, जैसे इंटरटेनमेंट के लिए खेला है। अच्छा, एंटरटेनमेंट में खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। क्रिकेट का भगवान कौन है, किसे मानते हैं आप किसे मानते हैं? सर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का जन्म जब हुआ था, जिस दिन हुआ था उसी दिन एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया था भारत में। एक तरफ एक क्रिकेट के भगवान का जन्म हो रहा था, दूसरी तरफ भारतीय संविधान में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। अब बता सकते हैं वो क्या था? श्योर नहीं लेकिन गेस कर सकते हैं। फिर ये केशवानंद भारती केस। कब आया था वर्डिक्ट? 24 अप्रैल।
1973 और उसी दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म भी हुआ था। थैंक यू। क्या था ये केशवानंद भारती केस, कुछ बता सकते हैं आप? यस सर। क्या था? सर केशवानंद भारती केस में जो एक वहाँ के जो महंत थे उन्होंने केस किया था। कहाँ के महंत थे? केरल के थे सर। कि उनका लैंड जो था वो केरल गवर्नमेंट मतलब लेना चाह रही थी, तो उन्होंने केस किया। उसके बाद सरकार ने ये वर्डिक्ट दिया था कि 368 के तहत संसद है जो कानून बना सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कमज़ोर नहीं किया जा सकता, उसको और मजबूत किया जा सकता है, लेकिन कमज़ोर नहीं है किया जा सकता। कानून बना सकती है या अमेंड कर सकती है? अमेंड कर सकती है। अमेंड कर सकती है। तो इसमें क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आप क्या समझते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में? कोर्ट ने बोला सर कि बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने बोला कि समय से पर हम लोग इसको डिफाइन करते रहेंगे, कोई बेसिक अभी बताया नहीं सर। उस समय कुछ बताया था जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इस तरह के बोला था, लेकिन बोला था कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जब भी हमें जो लगेगा उसको हम ऐड करते रहेंगे। अच्छा, ये पंथ निरपेक्षता को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है क्या कि ये भी भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रीएम्बल को सर माना है कि संविधान का पार्ट है सर, तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं माना सर। माना ही नहीं माना है। एसआर मुंबई मामला के बारे में जानकारी है आपको? सॉरी सर। फंडामेंटल राइट्स कुछ सीरीज में बता सकते हैं आप? यस बताइए। सर पहले राइट टू इक्वलिटी है। क्या? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन के लिए है सर। उसके बाद राइट टू एक्सप्लॉइटेशन या राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और कल्चर से रिलेटेड है। और एक सर 32 है जो जिसके तहत हम थी सुप्रीम कोर्ट का उसमें अधिकार दिया गया है कि रीट जारी करता है। क्या नाम है उसका? आर्टिकल 32 रीट जारी कर उसके। तो वो आर्टिकल 32 का क्या नाम है, क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लिखा हुआ है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थैंक यू सर। अच्छा, तो एक आप देखते हैं आर्टिकल 25 to 28 जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। एक जगह पे आर्टिकल 14 है जो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। तो आपको लगता है कि ये कोई कंट्राडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में? एक तरफ वो वहाँ ये कह रहा है और वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा है, तो इसका कोई आप कंट्राडिक्शंस देख सकते हैं क्या देश में? बता सकते हैं कोई मामला जहाँ पे कंट्राडिक्शंस हो रहा है या हुआ है? बताइए। एक सर सबरीमाला केस हुआ था, उसमें था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो महिलाओं का वहाँ जाने के लिए रोक था उसको बोला कि नहीं ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, जबकि वहाँ के जो श्राइन बोर्ड था उनका कहना था कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट की तरह हम लोग को दिया गया है कि अपना जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, तो रिलीजियस फ्रीडम हो गया, वहाँ पे मान्यता थी, धार्मिक मान्यता थी कि महिलाओं को नहीं जाने देना है या महिलाएं वहाँ पूजा नहीं करेंगी, और एक तरफ कोर्ट कह रहा था कि आप कर सकते हैं, महिलाओं को पूजा करने का राइट मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जिस बेंच ने ये फैसला दिया उस बेंच में एक महिला जज भी थी, उनका नाम बता सकते हैं? और उनका वर्डिक्ट क्या था, उनका क्या मानना था? श्रीमती इंदू मल्होत्रा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सर इस अगेंस्ट में दिया था फैसला। ऐसा क्यों? एक तरफ महिलाओं के लिए ही बात हो रही है, महिला न्यायाधीश बैठी हुई हैं और वही कह रही हैं कि इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, जबकि पुरुष जज जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को वो राइट मिल जाना चाहिए। इसके पीछे क्या आप देखते हैं? सर उन्होंने उस मंदिर अथी रिलीजियस अथी थॉट था उसका सम्मान करके बोला था कि अगर महिला नहीं भी जाएंगी तो कोई बहुत सारे मंदिर हैं जा सकती हैं, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उनकी तो स्वतंत्रता है ना महिलाओं की, उनको पूजा करना है। यस सर। तो दूसरी जगह वो क्यों जाए? अगर पुरुष कर रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि ये सामाजिक चीज़ें हैं, सोशल लेवल पे चीज़ें, इसको वहीं पे सॉल्व कर लेना चाहिए, इसको इसमें जुडिशरी इंटरवीन नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा हो। तो ये कहने के पीछे का क्या तर्क हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है उनका? आपको क्या समझ में आता है? मुझे लगता है कि सर चाहती थी कि सर इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व ना हो, लोकल लेवल पर अगर
अगर इस समस्या को सुलझाया जाता है तो एक ज़्यादा बेटर पॉजिटिव मैसेज जाएगा। क्यों नहीं इन्वॉल्व हो, क्यों नहीं चाहते थे कि जुडिशरी क्यों नहीं इन्वॉल्व हो उसमें, इसके पीछे क्या है? अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, आप जो 5 रिट्स आर्टिकल 32 के तहत जारी किया जा सकते हैं उनके नाम बता सकते हैं? सर सबसे पहले तो सर हबिस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सरसरी है और प्रोहिबिशन। हाँ, उसके बाद सरसरी है। सरसरी, यस आप श्योर है कि यही है? यस। अच्छा, उसके बाद को वारंट हो। क्यों वारंट? यस। ये क्यों वारंट क्या होता है, कब रिलीज होता है, ये कब निकाला जाता है? सर इसके तहत सर सुप्रीम कोर्ट किसी से पूछ सकती है कि आप कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो किस अधिकार से आप पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, मौर्य काल में सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, अभी उड़ीसा का एक नेशनल पार्क चर्चा में है, बता सकते हैं वो कौन सा पार्क है? ये बताइए, अभी कोरोना वायरस बहुत चर्चा में रहा है, कोरोना वायरस क्या है? सर कोरोना वायरस एक आरएनए टाइप का वायरस है जो अभी इसको WHO ने पैंडेमिक घोषित किया था। ये लगभग 122 देशों में इसका फैलाव है सर, इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान गई। भारत में कैसे आया? सर भारत में सर जो बाहर से जो लोग थे, दूसरे देश में थे, जो चाइना में थे, वुहान से ही ऐसा माना जाता है कि इसकी ऑरिजिन हुआ है। तो लोग जो बाहर से आए थे उन्हीं के द्वारा ट्रांसमिट हुआ। कैसे फैलता है? सर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिया गया? यस सर, इसके लिए सबसे पहला तो था सर कि सोशल डिस्टेंसिंग था सर, कि लोगों के बीच में एक दूरी रहे जिससे एक दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो। इसके अलावा अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा अगर घर सैनिटाइज़र का उपयोग करना था, अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो आप साबुन के द्वारा हैंड वॉश कर सकते थे। उसके अलावा था कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए कुछ हर्बल चीज़ भी यूज कर सकते थे। अच्छा, इस दौरान कुछ लोकल बॉडीज भी एक्टिव थी, लोकल बॉडीज का क्या एक्शन रहा? जब पेंडेमिक जोर पे था तो लोकल बॉडीज का क्या रोल रहा? कुछ लोकल बॉडी जैसे सर कोरोना के कारण बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको सर खाने का समस्या हो गया था सर, जो रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे। तो लोकल बॉडी ने बहुत सारा NGO ने सर इसके लिए कुछ काम किया, लोगों के बीच सर खाद्यान्नों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये लोकल बॉडीज के माध्यम से, लोकल बॉडीज से आप तात्पर्य क्या समझते हैं? NGO और सर ग्राम पंचायत जो अपना है, म्यूनसिपालिटी है सर। कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन में सहायक रहा? सहायक रहा इसके तहत सर सरकार ने भी कुछ योजना चलाई थी सर, कि लोगों को कुछ खाद्यान्न फ्री दिया गया था सर, जो बाहर से माइग्रेंट आए थे उनको। क्या क्या योजनाएं थी, एक दो बताइए। योजना का नाम सर याद नहीं है, लेकिन इसके तरह कुछ कैश भी दिया गया था डायरेक्ट DBT के द्वारा, और कुछ खाद्यान्न दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल में प्रवासी दिवस मनाया गया भारत में। प्रवासी दिवस में कौन थे चीफ गेस्ट? सूरी नाम के राष्ट्रपति थे सर, श्री चंद्रिका प्रसाद संतोष। ये कब से मनाया जाता है? सर इसका शुरुआत तो सर इधर ही ज़्यादा दिन नहीं हुआ सर हुआ, लेकिन ये गांधी जी के आने के जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो गांधी जी कब आए थे भारत? 9 जनवरी 1915 को आए थे। 6 जनवरी को अमेरिकी में कुछ हुआ, अमेरिका में क्या हुआ था? सर
ट्रम्प साहब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं सर, चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों से अपील किया था कि वहाँ का जो कैपिटल हिल है, जहाँ पर संसद भवन है, वहाँ पर जाने के लिए बोला था। अपील का माध्यम उनका क्या था? सर ट्विटर के माध्यम से। ट्विटर किसका पार्ट होता है? ट्विटर किसका पार्ट है? एक सोशल मीडिया। अच्छा, तो सोशल मीडिया को तो बैन कर देना चाहिए। अब सोशल मीडिया पे आह्वान किए, देश के संसद को घेर लिया लोग, हिंसा हुई, ट्विटर बंद हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा सर लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं सर। उन्होंने अगर ऐसा किया है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। ट्विटर भी ने भी उनको बैन कर दिया है। क्या कार्रवाई की जा रही है? सर उन पर इम्पीचमेंट लाया गया है। इम्पीचमेंट उनके अगेंस्ट में किसी सभा से वहाँ पास हो गया है। यस सर। बताइए कौन सभा से पास हुआ है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अभी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं सर श्री ओम बिरला। ओम बिरला मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लोकसभा है या राज्यसभा? लोकसभा सर, कोटा से वो सांसद है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की बात हो रही है, तो महाभियोग किस पे चलाया जाता है और कैसे होता है? सर इसके लिए वहाँ के संविधान में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति अगर अपने कार्यों का निर्वहन सही से नहीं करते हैं तो उनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। उसके द्वारा कुछ सांसदों द्वारा मनोनीत किया जाता है, लाया जाता है। उसके बाद 2/3 मेंबर के बहुमत से इम्पीचमेंट किया जाता है। इसके लिए कुछ दिन पहले उनको लिखित देना पड़ता है। अच्छा, भारत में कैसे होता है? सर भारत में भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया सेम प्रोसेस क्या है, इसको अच्छे से बताइए। कि राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है। उसके लिए मिनिमम 50 मेंबर का होना जरूरी है इम्पीचमेंट के लिए। उसके बाद जो जितना भी मेंबर हैं उसका 2/3 मेंबर से अगर पास हो जाता है कि अगर राष्ट्रपति के अगेंस्ट, तो उनको इम्पीच करके हटाया जाएगा। और इसके लिए पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होगा। इसको अच्छे से ठीक है। अच्छा, अभी जो है बैंकों का विलयीकरण हो रहा है, मर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब लाभ क्या क्या हो सकता है बैंकों का विलय? एक तो लाभ हो सकता है सबसे पहला समय कि एक ऑपरेशनल कॉस्ट बच सकता है। जैसे 3 बैंक हैं, तीनों के अलग अलग CMD हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। अगर कॉन्फिगरेटेड हो जाता है तो एक ही का खर्च होगा। उसके अलावा एक NPA का समस्या है, तो एक कम बैंक रहेगा तो उसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा? अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगा। आप अगर मर्ज कर देते हैं तो इससे कोई मतलब बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आपको लगता है कोई अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बेरोजगारी नहीं होनी है इससे? इंडिया का सर बैंक का इंडिया के टॉप 100 में सिर्फ इंडिया के एक SBI बैंक है जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है सर। तो एक ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए सर। इंडिया में बहुत छोटे छोटे बैंक हैं सर, जिसका मार्केट वैल्यू बहुत कम है। तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर होता है तो हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो विलय करेंगे। इस नीति के साथ हैं? नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट तो ज़रूरी है सर। ऐसा बहुत ज़्यादा इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं हो रहा है सर। कुछ ब्रांचेस कम हुए हैं तो कुछ पोस्ट वैकेंट हुए हैं। चलिए बैंक छोड़ दीजिए। हाल फिलहाल में हमने देखा है पिछले कुछ समयों से कि वर्तमान की जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है और विलयीकरण कर रही है। ठीक है, इस नीति को आप किस रूप में देखते हैं? सर इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया है, तो गवर्नमेंट दोनों चाहती है कि PSU का भी प्रेजेंस हो और प्राइवेट सेक्टर का भी प्रेजेंस हो। हाल फिलहाल में तो अधिकाधिक PSU बेचे जा रहे हैं। यस। और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न दिया जा रहा है कि मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा है, जिस वजह से जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं मेंटेनेंस सही नहीं हो रहा है, प्रबंधन सही से नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम उसको प्राइवेट के हाथ में
दे रहे हैं। तो सरकार का टारगेट है सर कि जो स्ट्रेटेजिक PSU हैं, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, उसको छोड़ के बाकी सब में गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट कंपनी ज़्यादा हो। ये सही पॉलिसी है? सर सही पॉलिसी। इसका कोई बैड इम्पैक्ट आपको नहीं दिखता है कि पड़ेगा इकोनॉमी पे या भारत के सोसाइटी पे भी? सर ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अच्छा, मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, जहाँ पे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एक बड़े तबके के लिए और एक निम्न तबके के लिए, लेकिन वो जो संस्था है वो कल प्राइवेट को के हाथ में दे दिया गया। अब जब प्राइवेट के पास गया तो प्राइवेट सेक्टर ने अपने एक रूल्स बना दिए कि इस रूल्स के हिसाब में अगर आप फिट बैठते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, अगर आप नहीं बैठते हैं तो नहीं आ सकते। और वो रूल जो है वो कहीं ना कहीं एक उच्च तबका को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, निम्न तबका उससे बाहर हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको नहीं लगता है कि एक जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो ख़त्म होगा? सर ऐसा बोला जा सकता है सर, लेकिन इसी कारण है कि बहुत सारे स्टेट है जो सर प्राइवेट में भी लोकल रिजर्वेशन ला रही है सर। अच्छा बताइए कि स्टार्टअप और स्टैंड अप दोनों में क्या अंतर है? दोनों का स्पिरिट तो एक ही है ना, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि स्टार्टअप सभी के लिए है और स्टैंड अप है कुछ खास वर्गों के लिए। जैसे कुछ खास अच्छा, ये बताइए कि आजकल यह देखने में आ रहा है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ दूसरे क्षेत्र में कहीं जॉब भी कर रहे हैं या उन्होंने डिग्री ले लिया, डिग्री लेने के बाद फिर ये प्रशासन के क्षेत्र में, सिविल सेवा क्षेत्र में आते हैं। इससे नहीं लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स का, दूसरे लोगों का जो अवसर है वो अवसर में बाधा पहुंच रही है, बाधित हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारे संविधान में सर एक राइट टू चूज कोई भी जॉब चूजने का फ्रीडम दिया गया था, तो कोई भी यूज कर सकता है जो डिजर्व करेगा सर। जैसे आपने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद आप कहीं है ना पढ़ाई भी आपने किया है, नौकरी भी कर रहे हैं, फिर आप यहाँ आना चाहते तो पहले आप इस क्षेत्र में आ गए होते तो बीटेक का एक जगह खाली रहता किसी दूसरे के लिए, आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो किसी एक का नहीं हुआ होगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ आएंगे, हो सकता है यहाँ के बाद फिर और कहीं आप जाना चाहेंगे और बेहतर करना चाहेंगे, फिर यहाँ एक शिफ्ट जाएगा। तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटी तो थोड़ा लगता है कि कम होता है या दूसरे का फिर अवसर में भी बाधा पहुँचती है। आप थोड़ा सा इसको समझाइए, कैसे इसको डिफेंड करेंगे आप? सर ऐसा बोल सकते हैं सर कि कुछ होता है सर, लेकिन लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए सर कि आप अपने चॉइस का कोई भी जॉब है और बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो वहाँ जाएँ। अच्छा, आपका जो स्किल है, आपने जो स्किल वहाँ लिया है बीटेक में, उसको आप प्रशासन में कैसे यूज करेंगे या पुलिस सेवा में कैसे यूज करेंगे? सर जैसे अभी सर गवर्नमेंट का फोकस है कि गवर्नेंस पे फोकस है सर। जैसे जिस एरिया में आपको डॉक्टर की कमी है वहाँ पर टेलीमेडिसिन दे सकते हैं सर, टेली एजुकेशन का व्यवस्था करवा सकते हैं सर, क्राइम कंट्रोल के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है सर। इसके अलावा जैसे अभी कोरोना पैंडमिक हुआ था सर, तो वहाँ पर बहुत सारा एरिया होता था जिसको सील कर दिया जाता था जो वहाँ पर। तो कुछ ऐसे प्रशासक या ऐसे पुलिस ऑफिसर का नाम बताइए जिनसे आप इंस्पायर हो। श्रीमती किरण बेदी हैं सर। क्या दिखा आपको किरण बेदी में जिससे आप उनसे इंस्पायर्ड हैं? सर उनके बारे में बहुत सारे ऐसे घटने सुने हैं कि सर उन्होंने कभी किसी के आगे झुक के काम नहीं किया था सर। उन्होंने एक बार सुने थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी गाड़ी अगर नो पार्किंग में लगा हुआ था तो उसको भी उन्होंने दिखाया था। आप भी कुछ ऐसा ही करने को सोचे हैं बिहार पुलिस नहीं सेवा सर, में? मतलब एक निष्पक्ष भाव से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। अभी वर्तमान समय में कोई ऐसे ऑफिसर पुलिस सेवा में या प्रशासन में आपको नहीं दिख रहे हैं जो ऑनेस्ट हों, ईमानदारी से काम कर रहे हों, कुछ एग्जाम्पल सेट किए हों, ऐसा कुछ है? बहुत सारे हैं सर। तो हमारे अभी DGP साहब हैं सर, हमारे SSP हैं सर, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। थैंक यू।